हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बिजनेस वाले। मेरा नाम आदित्य राज है और आज हम लोग बात करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 2 जो कि है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। उसके जो प्रिंसिपल है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में जाने से पहले हम लोग इंट्रो देख लेते हैं और उसके बाद बेटे बहुत तेज तेरा भाई बेटे बहुत तेज तेरा भाई बेटे बहुत तेज हम लोग बात करने वाले हैं हेनरी फ्यूल के बारे में, उनके जो 14 प्रिंसिपल थे उसके बारे में, और एफडब्ल्यू टेलर के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि हेनरी फ्यूल कौन थे। जनरल नॉलेज के लिए ये जान लो, क्योंकि उनका जो प्रिंसिपल जानने जा वाले हो तो पहले उनके बारे में तो थोड़ा जान लो भाई। तो मैं बता दूं कि हेनरी फ्यूल जो थे वो 19th सेंचुरी के थे और उन्होंने 19th सेंचुरी में ही ये जो प्रिंसिपल है वो लिखा था और वो फ्रांस में उन्होंने इस प्रिंसिपल को दिया था। हेनरी फ्यूल जो थे वो एक माइनिंग इंजीनियर थे, इसीलिए वो कोल माइन में काम करते थे और वो कोल माइन में अच्छे समय तक उन्होंने काम करा था। और वही वहाँ जो उन्होंने काम करा तो उसी दौरान उन्होंने ये रिसर्च करा, ये देखा और समझा कि हाँ ये काम होता है, ये काम होता है। और इस तरह से कौन सा जो 14 प्रिंसिपल है जिससे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्मूथ चले, वो उन्होंने उतने साल के एक्सपीरियंस के बाद हमें दिया। अब हम लोग बात करते हैं 14th प्रिंसिपल के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि 14 प्रिंसिपल जो थे उनमें से सबसे पहला प्रिंसिपल था डिवीजन ऑफ वर्क, काम को बांटना, लोगों में काम को बांटना। यानी कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम है तो आप किस तरह से काम को बांटते हो, किन को कौन सा काम आप देते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। और वो आप काम को प्रॉपरली आपको बांटना पड़ेगा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर आप रन कर रहे हो। तो हमारा जो दूसरा पॉइंट है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जिनको अथॉरिटी मतलब क्या होता है, पावर देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी देना। अगर आपके पास पावर आएगी तो ऑब्वियसली बात है आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी आएगी, ठीक है। तो अगर किसी भी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में किसी बंदे को हम लोग मैनेजर बना लेते हैं या फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट बना देते हैं या ग्रुप का हेड बना देते हैं किसी भी ग्रुप का, तो उसे क्या किए हम लोग, एक पावर तो दे दिए कि आप इस ग्रुप के हेड हो, यानी कि इस ग्रुप के जो भी बंदे वो आपकी बात मानेंगे। बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि उनको अच्छे से रखना, उनके जो भी प्रॉब्लम है उसको देखना, वो जो बोलते हैं उनको प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो अथॉरिटी तो मैंने आपको दिया, उसके साथ आप क्या करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको मिलेगी। यानी ये दोनों के साथ साथ है, भाई है दोनों, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़वा भाई है, ठीक है। तो अथॉरिटी अगर आपको मिलता है तो आपके उसके साथ साथ आपके पास क्या आ जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाता है। तो यही बताया था उन्होंने कि हाँ अथॉरिटी अगर किसी को दो तो उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दो, नहीं तो अगर किसी के पास ज़्यादा पावर हो जाएगा तो वो उसका मिस यूज़ करेगा। तो वही मिस यूज़ ना हो, इसलिए ये जो प्रिंसिपल है उन्होंने दिया। तो अब हम लोग बात करते हैं हमारे तीसरे पॉइंट को लेकर। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन को तो समझाने का ज़रूरत नहीं है, स्कूल में तो कितना बार समझे होगे कि डिसिप्लिन में रहना चाहिए, डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए, अपने जो भी सब और बॉस है या आपके जो भी हेड हैं सबके बातों को मानना। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है कि किसी का भी एक बॉस होना चाहिए। अब मान लो कि बहुत सारे वर्कर्स हैं, अब उनको बताने वाला कौन होना चाहिए, उनको जो कमांड देने वाला, उनको जो बताने के लिए कोई होना चाहिए, वो एक बंदा होना चाहिए। अगर बहुत सारे बंदे अगर उन्हें काम देते हैं या उन्हें बताने रखते हैं तो वो काम नहीं होगा। वो काम अगर कोई भी काम अगर आपको करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिटी ऑफ कमांड को लेकर चलना पड़ेगा। यानी कि आपको कमांड को मानना पड़ेगा, आपको एक बंदे को ही कमांड देना, यानी कि एक बॉस होना चाहिए इन सिंपल। अब आप इसका जो भी डेफिनेशन है ये जो है आप एक बार एनसीईआरटी में रीड कर लो, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा ये सारा चीज़। और हाँ, आप जो है सोच रहे हो कि ये याद कर ले, तो इसे याद करने से कुछ नहीं होने वाला है। इसे आप जितना अच्छा से समझ लेते हो उतना अच्छा आपके लिए होगा, क्योंकि आपके जो है बोर्ड्स में केस स्टडीज आने वाले हैं, भर भर के केस स्टडीज आने वाले हैं। तो केस स्टडीज को कैसे डील करना है, और इसमें से तो ऑब्वियसली बात है कि क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, तो आपको कैसे इसको खत्म करना है ये हम लोग इसमें समझ रहे। तो आप वीडियो में जो भी मैं बता रहा हूँ उसको समझते चलो, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ कमांड तो मैंने बताया एक बॉस होना चाहिए। अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, सेम ऑब्जेक्टिव। अगर आप मान लो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 10 बंदे हैं, अब 10 का अलग अलग ऑब्जेक्टिव होगा तो काम होगा, कुछ नहीं होगा। बट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए, सेम ऑब्जेक्टिव। अगर आपको गोल पूरा करना है, गोल अचीव करना है, टारगेट अचीव करना है, तो सबके सेम ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। अगर आपको वेजेस मिल रहे हैं और आपको उसके लिए वर्क करना है तो सबके सेम ऑब्जेक्टिव होने चाहिए कि हाँ मुझे ज़्यादा वेजेस मिल रहा है, सबको बोनस मिलेगा, तो सबके जो वर्क करने की इफिशियंसी है वो बढ़ेगी। तो सेम क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, यूनिटी ऑफ
डायरेक्शन में। अब हम लोग बात करते हैं हमारा जो 6 पॉइंट है। हमारा 6 पॉइंट क्या है? सबऑर्डिनेट ऑफ द इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। मतलब इसका क्या हुआ कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है उसको क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन में अगर हो तो आपको क्या करना है, आपको टाइम पे टारगेट पूरा करना है। और जो बंदे हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उन्हें इंसेंटिव चाहिए, उन्हें प्रॉफिट चाहिए, उन्हें लग रहा है कि यार हम काम कर रहे हैं लेकिन हमें कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो अगर आपको काम करना है तो उनको ऐसा, उनके जो इंटरेस्ट है उनको आप अपने इंटरेस्ट के तरफ मोड़ोगे। एक ऑर्गेनाइजेशन में उनके जो भी वर्कर हैं उनके इंटरेस्ट को जब आप ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट की ओर मोड़ते हो तब आपका जो है प्रॉफिट होता है, आपके जो भी वर्क है वो पूरे होते हैं। जैसे कि अगर आप जो एम्प्लॉय है उनको क्या चाहिए, पैसे चाहिए, उनको वेजेस चाहिए, उनको इंसेंटिव चाहिए, एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। तो एक्स्ट्रा के लिए वो क्या करेंगे, ओवर टाइम करेंगे। ओवर टाइम करेंगे तो आपका क्या होगा, आपका काम टाइम से पूरा होगा, उन्हें पैसे मिलेंगे और आपका काम होगा। तो क्या इसका हम लोग 6 पॉइंट पढ़े, सबऑर्डिनेट का जो इंटरेस्ट है उसको जनरल इंटरेस्ट में आप कन्वर्ट कीजिए, जनरल इंटरेस्ट में बढ़ाइए तो आपका ऑर्गेनाइजेशन का भी काम होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं हमारा जो 7th पॉइंट है वो रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय, यानी एम्प्लॉय को जो वेजेस मिले, वेजेस क्या मिलना चाहिए, सही वेजेस मिलना चाहिए, टाइम पे वेजेस मिलना चाहिए। अगर वो खुश रहेंगे, एम्प्लॉय का अगर वेजेस मिलता है, उनके जो नीड है वो पूरी होती है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके ऑर्गेनाइजेशन से वो खुश है, एम्प्लॉय आपके खुश है, तो आप वो क्या करेंगे, वो अपना फ्यूचर देखेंगे वहाँ, और वहाँ पे आपके ऑर्गेनाइजेशन में वर्क अच्छा करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ करवाने में और मेहनत करेंगे। यानी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो जो पीपल है, जो आपके एम्प्लॉय है, वो बहुत सारा काम करेंगे, बहुत काम करेंगे ताकि आपके ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ हो और उनका अगर उन्हें प्रॉफिट दिख रहा है तो। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे हमारा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि पावर किसी एक बंदे के हाथ में होता है, उसे हम लोग सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, पावर जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है, पावर जो है सबके बीच डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो उसको हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्यों जरूरी है, क्योंकि और कहीं पे आपको सेंट्रलाइजेशन का जरूरत है जहाँ पे एक बंदे के हाथ में पावर होना चाहिए, और कहीं पे डिसेंट्रलाइजेशन का भी ऑर्गेनाइजेशन में जरूरत है जहाँ पे सबको प्रॉपर पावर बांटा जाए। तो इसीलिए सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का काम होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ये हो गया हमारा 8 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब हम लोग चलते हैं 9th प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। 9 जो है बहुत ईजी है, स्केलर चैन, यानी कि क्या, एक नीचे से ऊपर तक का एक चेन बना होता है। अगर एम्प्लॉय को यानी कि वर्कर्स को अगर टॉप लेवल तक कुछ बात बताना है तो वो क्या करेगा, अपने डिपार्टमेंट के लोअर लेवल मैनेजर को बताएगा, उस डिपार्टमेंट का लोअर लेवल मैनेजर जो है अपने डिपार्टमेंट के, यानी कि मान लेते हैं कि 4 डिपार्टमेंट होता है, सेल्स, परचेज, फाइनेंस और प्रोडक्शन। अगर आप सेल्स डिपार्टमेंट से हो तो सेल्स डिपार्टमेंट का जो वर्कर है वो अपने हेड से बताएगा, उसका जो हेड है वो अपने मैनेजर से बताएगा, यानी सेल्स मैनेजर, सेल्स हेड जो है उससे बताएगा, और वो क्या करेगा, अपने टॉप लेवल को बताएगा। और वो प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो वो टॉप लेवल फिर सोचेगा और उसके बाद फिर वो डिस्कस करके उसको बताएगा। अगर इन केस कोई इमरजेंसी हो, यानी कि कोई बहुत इम्पोर्टेंट काम आ गया हो या फिर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, तो उसमें तो क्या करेगा, अगर आप वो अगर लोअर लेवल मैनेजर नहीं है तो एम्प्लॉय क्या करेगा, वर्कर क्या करेगा, वो तो फंस के रह जाएगा। तो इमरजेंसी में कर सकता है गैंग प्लान। क्या गैंग प्लान में क्या कि अपने लेवल के एम्प्लॉय से, यानी अपने लेवल के, अगर लोअर लेवल के पास बात है, उससे कोई प्रॉब्लम है तो वो अपने लेवल के अलग डिपार्टमेंट के बंदे से बोल सकता है डायरेक्ट, और वो अपने हेड से बात करके उस प्रॉब्लम को जल्दी से सॉल्व कर सकता है या उस बात को टॉप लेवल तक पहुंचा सकता है। बट इन केस ऑफ इमरजेंसी हुआ तो ये काम हम लोग बात करते हैं हमारा 10th पॉइंट, ऑर्डर। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी में क्या होना चाहिए, काम जो है ऑर्डर में होना चाहिए। जो भी काम होगा एक सीक्वेंस में होना चाहिए। मान लेते हैं कि आपका स्कूल है, स्कूल में प्रिंसिपल का केबिन अलग है, वाइस प्रिंसिपल का केबिन अलग है, ऑफिस अलग है, डी ब्लॉक अलग है, सी ब्लॉक अलग है, अलग अलग डिपार्टमेंट का ब्लॉक अलग है। उसी तरह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बॉस का अलग पोजीशन हुआ, कोई भी ब्लॉक है उसका पोजीशन अलग हुआ, कोई भी डिपार्टमेंट है उसका जगह पे अलग हुआ। अगर आपको कोई काम है तो हाँ, आप उस डिपार्टमेंट में आप चले जाइए, वहाँ चले जाइए, आपको वो काम हो जाएगा। तो इसीलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए, क्या जरूरी है, ऑर्डर में वर्क होना जरूरी है।
अब हम लोग बात करेंगे हमारा 11th पॉइंट। 11th पॉइंट क्या है हमारा? इक्विटी। इक्विटी मतलब क्या कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कास्ट, जेंडर, सेक्स, इन चीज़ों पे क्या होना चाहिए, इन चीज़ों के नाम पे, इन चीज़ों के पे डिस्क्रिमिनेशन या फिर किसी को नीचा या किसी को ऊंचा नहीं समझना चाहिए, सबको इक्वल वैल्यू देना चाहिए। इस ये हमारा जो है 11 पॉइंट है। हमारा 12 पॉइंट पे स्टेबिलिटी ऑफ पीपल, यानी क्या कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बंदे का स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। अब मान लो किसी बंदे को आपने हायर करा और आपको 10 दिन में निकाल दिए, तो उससे कुछ समझ आएगा? आपने बोला तुम तो काम ही नहीं कर रहे हो भाई, तुम निकलो। उससे समझ आएगा, स्टेबल होगा, वो समझेगा काम को, तब ना वो काम करेगा या आपके ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ करवाएगा। तो वही चीज़ होता है, स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन। अब हम लोग बात करते हैं हमारा जो 13 पॉइंट है क्या? इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब क्या हो गया कि जो भी वर्कर्स है, जो भी एम्प्लॉय है, क्योंकि काम किसको करना है? काम जो मेन मार्केट में रह के काम कौन कर रहा है? हमारा एम्प्लॉय कर रहा है, हमारा वर्कर कर रहा है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है या फिर कोई उसका कोई काम करने का कोई अलग आइडिया वर्कर या जो भी एम्प्लॉय है उसके दिमाग में आ रहा है, वो अगर आइडिया दे, आइडिया आपको बताए, ऑर्गेनाइजेशन के हेड को बताए, और वो आइडिया अगर अच्छा हो आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि सबका अलग अलग थिंकिंग होता है, तो कोई वर्कर भी आपके अच्छा सोच सकता है, तो उसका क्या थिंकिंग, क्योंकि वो मार्केट में काम कर रहा है, तो वो बताएगा कि हाँ ये बेस्ट है इस चीज़ के लिए। तो अगर कोई वर्कर ने आइडिया दिया, कंपनी को ये करना चाहिए कि हाँ, वर्कर से पूछना चाहिए कि किस तरह से काम और इम्प्रूव करेगा, क्या और अच्छा टेक्निक हम लोग लगा सकते हैं, ताकि वर्कर को बताए और जो अच्छा, जिसका सॉल्यूशन, जिसका भी आपका बात अच्छा लगे, जिसका भी सॉल्यूशन आपको अच्छा लगे, तो उसे रिवॉर्ड देना चाहिए। रिवॉर्ड देके उसे भी खुश करना चाहिए, वो हैप्पी रहेगा। वर्कर अगर हैप्पी रहेगा तो आपका ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा, आपका ऑर्गेनाइजेशन में काम ज़्यादा वो अच्छे से करेगा, मन से करेगा। हमारा जो 14 पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है क्या? स्पिरिट डी कॉर्प्स। इसका मतलब क्या हुआ? स्पिरिट डी कॉर्प्स मतलब क्या कि जो लास्ट पॉइंट में है आपको बताया गया टीम वर्क, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? टीम वर्क जरूरी है। अगर आपका टीम वर्क ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सही है तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में। तो टीम वर्क होना आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही जरूरी है, ताकि आपके ये ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ हो। अगर टीम वर्क नहीं रहेगा तो ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ है। तो हमारा 14 प्रिंसिपल जो होता है वो खत्म होता है इस वीडियो का, और हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्द से जल्द कर दो।